मेरा नाम अभिषेक देवनाथ है और आज हम वीकली करंट अफेयर्स की अगली स्टोरी देख रहे हैं जो कि है स्पेस सेक्टर के बारे में। लिखा है इंडियाज मेड इन प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। कुछ कमर्शियल रॉकेट लॉन्च के बारे में न्यूज़ है, इसको हम देखेंगे ज़रूर से, पर पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने अमेजॉन वेब सर्विस वाली एक स्टोरी ज़रूर कवर की थी जिसमें हमने देखा था कि रिसेंटली अमेजॉन वेब सर्विस के क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इशू आने की वजह से, ग्लिच आने की वजह से बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज जो है वो बंद हो गए थे और बहुत सारे सर्विसेज इफेक्ट हुए थे, जैसे सोशल मीडिया हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज भी इफेक्ट हुए थे। तो उसके कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS। तो डेफिनेटली सोशल नेटवर्किंग नहीं प्रोवाइड करता है अमेजॉन वेब सर्विसेज, वो तो मेटा आपको प्रोवाइड करता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू। ई कॉमर्स अमेजॉन प्रोवाइड तो करता है पर AWS नहीं प्रोवाइड करता है, वो अमेजॉन का ई कॉमर्स वाला विंग अलग है ना। तो ये है तो अमेजॉन पर AWS नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर भी नहीं है AWS, वो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे शायद हम काम कर रहे हैं और मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑन डिमांड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली प्रोवाइडेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। इसने पूछा है क्या नहीं होता है, तो क्या क्या होता है वो पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टोरेज तो जरूर से होता है, जैसे गूगल ड्राइव की हमने बात की थी। गूगल ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है और वो आपको ओवर द इंटरनेट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। प्रोसेसिंग पावर जरूर से प्रोवाइड करता है, डेटाबेस जरूर से प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं देता आपको। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद पूछा है हाउ आर द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूजुअली डिलीवर्ड टू द यूजर्स। तो अभी हमने बात ही कर ली गूगल ड्राइव का, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कैसे एक्सेस कर पाते हैं हम गूगल ड्राइव को, ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एंड पास्ड अवे रिसेंटली। तो जब हमने अमेजॉन वेब सर्विस वाली स्टोरी कवर की थी, इसको ख़त्म किया था, उसके बाद नेशनल अफेयर्स में हमने एक पॉइंटर ये देखा था कि रिसेंटली पीयूष पांडे साहब जो हैं उनकी डेथ होने की वजह से न्यूज़ में थे, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है हु बिकेम जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो अब जाके 2025 में जापान की आपको फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर देखने मिलती हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इतना अगर हो गया है तो अब फाइनली हम आज की स्टोरी पे आ जाते हैं। हेडिंग जिसकी है इंडियाज मेड इन प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। कहानी कुछ इस तरीके से है, न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि हमारे यहाँ एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस नाम से, यहाँ लिखा भी हुआ है उसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस, ये लोगो है उनका, जो कि इंडिया की सबसे पहली कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जनवरी 2026 में। अब कहानी क्या है इसके आगे पीछे की वो थोड़ी समझ लेते हैं। अभी तक आपको पता होगा कि इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरीके के सारे काम करता है। डेफिनेटली इसरो इस तरीके के काम करता है और इसरो ये सारे तरीके के काम को लीड करता है, स्पेस रिलेटेड जो भी काम होता है सब कुछ। पर आज 2025 में स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो अब सिर्फ रिसर्च बेस्ड नहीं रह गया है, अब वो एप्लीकेशन बेस्ड भी हो गया है, जिसको हम कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। जब स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू हुआ था 1945 में ही हो गया था हमारे यहाँ पे, है ना, या इंडिपेंडेंस के बाद आप कह सकते हैं 1950s में ये काम शुरू हो गया था। विक्रम साराभाई साहब जो हैं, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, उनका नाम अभी आगे आते हुए दिखेगा हमको। उनकी लीडरशिप में हमारे यहाँ स्पेस प्रोग्राम तो शुरू हो गया था, पर तब हमको मालूम नहीं था कि फ्यूचर में जाके क्या स्पेस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया जा सकता है, जैसे आज की तारीख में तो किया जा सकता है। इनफैक्ट इलॉन मस्क कितनी बड़ी कंपनी चलाता है SpaceX नाम से, जो स्पेस टेक्नोलॉजी को ही कमर्शलाइज करती है। एक और कंपनी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है स्टारलिंक SpaceX के अलावा, जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो दुनिया के रिमोटेस्ट पार्ट में भी वो आपको इंटरनेट दे सकता है ना। जो ऑप्टिकल फाइबर से फिलहाल इंटरनेट चलता है उससे कहीं ज़्यादा रीच हो सकती है वो स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की, पर फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अभी अप्रूवल फुल फ्लेजेड नहीं दिया है, तो वो इंडिया में बहुत सही से नहीं चल रहा है। फ्यूचर में आ सकता है कभी।
और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे गूगल मैप्स जो है वो आपको नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी एक कमर्शियल सर्विस ही है। इस तरीके की कई सर्विसेज हो सकती हैं। तो आज 2025 में ये एक कमर्शियल नेचर का काम है, स्पेस टेक्नोलॉजी का काम, पर उस समय पे ये प्योरली रिसर्च बेस्ड काम ही हुआ करता था। तब हम ढूंढ रहे थे कि स्पेस में जो चीज़ें यूज़ होंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें यूज़ होंगी, खासकर सैटेलाइट्स, वो क्या बाद में चल के हमको कमर्शियली भी काम आ सकती हैं। इनफैक्ट आज की तारीख में ये स्पेस टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है वो $1 ट्रिलियन का है, और ये अभी नेसेंट स्टेज पे ही है, ये अभी और ग्रो करेगा। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है ये, और इंडिया भी चाहता है कि इस $1 ट्रिलियन का कुछ हिस्सा हम भी रख सकें, हम भी इस स्पेस टेक्नोलॉजी के कमर्शलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो वही बताया गया है। इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च विल बी कंडक्टेड बाय हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि एक कमर्शियल कंपनी है, इन जनवरी 2026। आगे और बात लिखी है, दिस लॉन्च विल मेक स्काईरूट द ओनली इंडियन एंटिटी बिसाइड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेसफुली लॉन्च अ रॉकेट कैरिंग सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो अभी तक तो ये काम सिर्फ इसरो ही किया करता था, पर अब फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि किसी और प्राइवेट एंटिटी को भी ये करने मिलेगा। यही सेम काम नासा के लिए स्पेस एक्स करता है, और दूसरी और स्पेस एजेंसीज के लिए भी स्पेस एक्स करता है, जो इलॉन मस्क लाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे इसरो के बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमको स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि भी नहीं, और अगर करना चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तब ये स्पेस टेक्नोलॉजी और रॉकेट लॉन्च करने से ज़्यादा ज़रूरी था लोगों को खाना खिलाना और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से डील करना, हंगर से डील करना। तो उस समय पे डिसाइड किया गया कि ठीक है, हम स्पेस टेक में इन्वेस्ट तो करेंगे पर उतना हेवीली नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने 1962 में जाके एक एजेंसी बनाई। आगे चल के आपको ये यहाँ नाम दिखेगा उसका, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। किसकी लीडरशिप में? डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप में। अच्छा, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज भी है इंटरनेट पे, सोनी लिव पे है शायद, रॉकेट बॉयज नाम से, इसको देखिएगा ज़रूर। ये डॉक्टर साराभाई और होमी जहांगीर बाबा जी के लाइफ के ऊपर उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन करती है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिनेमैटिकली दिखाती है आपको। तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, हम इसरो पे थे 1962 में। इसरो का एक प्रेडेसर ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इनकोस्पार, और फिर फाइनली उसका सक्सेसर इसरो 1969 में बनता है। 1969 में इसरो एग्जिस्टेंस में आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके नाम में ही समझ में आता है इसरो का क्या काम है, वो स्पेस रिसर्च करता है, ठीक है। पर तब 1969 में इसरो जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के जैसा काम नहीं करता था, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नहीं होता था हमारे पास। तो तब इसरो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था, DAE। फिर बाद में 1972 में हमने एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया, उसके अंदर इसरो को डाला, और आज की तारीख में इसरो मेन नोडल एजेंसी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस रिलेटेड सारे कामों को देखता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसरो के बारे में कुछ और भी बात लिखी है, लिखा है इसरो इज द स्पेस एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु, कर्नाटका। तो आपको हेडक्वार्टर्स भी याद रखने हैं, अब तो हमको हिस्ट्री भी मालूम है उसकी ओरिजिन की। अभी करंट चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ साहब जो हैं वो फिलहाल चेयरमैन है इसरो के, ध्यान रखना है हमको। और भी कुछ बात लिखी है, लिखा है द स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज वर इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी है। उसके बाद आगे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के बारे में, इनकोस्पार के बारे में लिखा है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये साराभाई साहब और डॉक्टर रामनाथन के एफर्ट्स की वजह से बन पाया फाइनली। अच्छा, पर आज की तारीख में इसरो अकेला प्लेयर नहीं है, मेजर प्लेयर तो है, नोडल एजेंसी तो है गवर्नमेंट की, पर इसरो जो है वो अब अकेले ये सारा काम नहीं करती है। अब क्योंकि हम इसको कमर्शलाइज भी करना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इसमें हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल कम हो, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़े, और जितना पैसा बनाया जा सके स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू उतना बनाया जाए। तो अब आपके पास नंबर ऑफ प्राइवेट इंडियन कंपनीज देखने मिलेंगी आपको स्पेस सेक्टर में। जैसे कौन कौन सी हैं इंडिया में? तो स्काईरूट एरोस्पेस है, अग्निकुल कॉस्मोस है,
पिक्सेल है, ध्रुव स्पेस लिमिटेड है, इस तरीके की नंबर ऑफ कंपनीज हैं आज इंडिया में जो कि स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं। अभी आप सबसे फेमस कंपनीज कौन सी हैं? तो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स तो है ही, पर वो इंडियन कंपनी नहीं है ना। और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन भी है। अगर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस ना हो तो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क क्यों पैसा खर्च करेंगे इसमें? वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल सेक्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी। हम भी चाहते हैं कि उस $1 ट्रिलियन के मार्केट में कुछ हिस्सा हमारे पास भी हो सकता है आपने इसके पहले कभी नहीं सुना हो इन कुछ कंपनीज का नाम, पर आज के बाद आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। हमारी स्पेस टेक वाली स्टोरी तो खत्म होती है। अब हमारे पास कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के पॉइंटर्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कुछ बिजनेस इकोनॉमी में न्यूज़ है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो लंबे समय से इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रही है और लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आज भी 2025 में भी वो इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी ही है। इनफैक्ट इनके जो चेयरमैन साहब हैं मुकेश अंबानी, वो इंडिया के ही नहीं एशिया के रिचेस्ट आदमी भी हैं। उसके बाद एक और हेडिंग है हमारे पास, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन अ राफेल फाइटर जेट। आप खुद से पता करना कि राफेल फाइटर जेट्स जो हैं वो हमने किस कंट्री से प्रोक्योर किए हैं। हमने इंडिजीनियसली बिल्ट नहीं है ये जेट्स, हमने कहीं से खरीदे हैं बाहर से। कहाँ से खरीदे ये पता कीजिएगा। एक और न्यूज़ है हमारे पास उत्तराखंड से रिलेटेड, लिखा है उत्तराखंड टू लेवी ग्रीन टैक्स ऑन आउट ऑफ द स्टेट व्हीकल्स सपोर्टिंग क्लीन उत्तराखंड मिशन। तो अब उत्तराखंड जो है वो कुछ गाड़ियों पर टैक्स लगाना चालू करेगा इस मिशन के अंडर, क्लीन उत्तराखंड मिशन के अंदर। कायदे से उत्तराखंड को इस मिशन की जरूरत नहीं है ज़्यादा, दिल्ली को है। पर दिल्ली का AQI दुनिया का सबसे खराब AQI है और बहुत बुरी हालत है दिल्ली में। और जो सोर्स है पोल्यूशन का वो डोमेस्टिक भी है और आजू बाजू से भी पोल्यूशन आता है वहाँ पे स्टबल बर्निंग की वजह से। आप पता कीजिएगा स्टबल बर्निंग क्या होता है और कौन कौन से स्टेट्स जो हैं दिल्ली के आसपास जो कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन में। दिल्ली खुद तो करता है, ये कुछ और स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। अब फाइनली हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे आ जाते हैं। जैसे हमने नेशनल में बिजनेस इकोनॉमी देखा था वैसे यहाँ पे भी है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, वैसे ही अब एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी आपको देखने मिलेगी। बहुत लंबे समय तक ये जगह एप्पल के पास थी, कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए 2025 में आपको माइक्रोसॉफ्ट भी दिखेगा इस पोजीशन पे, पर अब फाइनली एनवीडिया जो है, जो कि एक चिप डिज़ाइन कंपनी है, सेमीकंडक्टर चिप्स डिज़ाइन करते हैं वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करते हैं। आप अगर गेमिंग वेमिंग में हैं तो आपने एनवीडिया का नाम ज़रूर सुना होगा। तो एनवीडिया जो है आज की तारीख में सबसे वैल्यूएबल कंपनी है दुनिया की। $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। एनवीडिया के साथ साथ कुछ और बिग टेक कंपनीज हैं जो कि इस पोजीशन को शेयर करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, और भी हो सकते हैं, अमेजॉन हो सकता है या गूगल हो सकता है या मेटा हो सकता है, फेसबुक। ये कुछ 5-6 बिग टेक कंपनीज हैं जो कि यूएस में सिचुएटेड हैं और यही दुनिया की सबसे बड़ी 5-6 कंपनियां हैं। आपको नॉन टेक में कुछ एक आध दो कंपनीज देखने मिल जाएंगी, जैसे सऊदी अरामको। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो अरामको का नाम आपने ज़रूर देखा होगा वहाँ पे, ऑयल कंपनी है सऊदी की। या फिर लुई विटॉन हो सकता है जो कि बड़ी कंपनीज में आपको देखने मिल जाए। इस तरह की कुछ कंपनीज हो सकती हैं नॉन टेक में, अदरवाइज तो टेक कंपनीज ही होंगी। और भी लिखा है नीचे, लिखा है एनवीडिया लेड बाय CEO जेनसन हुआंग। अच्छा, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग तो हैं, पर वो दुनिया के रिचेस्ट आदमी नहीं है, वो इलॉन मस्क हैं फिलहाल। became the first company ever to cross $4 ट्रिलियन mark, overtaking Microsoft and Apple earlier in the year। बढ़िया। तो हमने नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों में कुछ ना कुछ देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आप इस एग्जैक्ट जो हमने डेटा पढ़ा ये भी और इससे रिलेवेंट कुछ और भी हो सकता है तो वो भी पढ़ के रखेंगे। हम MCQs के थ्रू उसको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग।